अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज जुम्मा है और हस्बे मामूल नजम सेठी साहब हमारे साथ हैं। मुर्तजा सोलंकी साहब और मैं उनसे गुफ्तगू भी करेंगे, कुछ सवालात पूछेंगे, कुछ उनसे तबसरे और मालूमात हासिल करेंगे मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर। अब आज के मौज़ूआत जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अभी आपने देखा कि सेनेट में जो है एक बिल जो मंजूर होने थे बहुत सारे, खैर जो लेकिन जो सबसे अहम बिल था वो आईएमएफ की जो शर्त है स्टेट बैंक के ऊपर, वो बिल जिस तरह से मंजूर हुआ कि अगरचे के सेनेट में हुकूमत की अक्सरियत नहीं है और अपोजिशन की अक्सरियत है, लेकिन वो अक्सरियत जो है वो अकलियत में बदल गई और बहुत से मेंबरान जो थे वो गैर हाजिर थे और उसका फायदा हुकूमत को हुआ और वो कानून साजी पूरी हो गई। ये एक सिलसिला है जो मतवातिर चले आ रहा है कि अपोजिशन के तमाम दावों और बयानात और धमाकों के बावजूद जो है जब बिल और वोटिंग का टाइम आता है तो उस वक्त ये गायब हो जाते हैं। और यही वजह है कि इमरान खान साहब को बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनको इस तरह की एक तकसीम शुदा अपोजिशन मिली हुई है जो उनका कुछ नहीं अभी तक बिगाड़ सकी। दूसरा हमारा जो मौजू है वो नजम सेठी साहब ने कल बल्कि आज जुम्मे को अपना इदारिया लिखा है द फ्राइडे टाइम्स में, आप जरूर वो पढ़ें thefridaytimes.com। और उसमें उन्होंने एक तबसरा किया है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट आई है और जो मुख्तलिफ स्कैंडल्स वक्तन फवक्तन आते रहे हैं पीटीआई हुकूमत की करप्शन और इरेगुलरिटीज और इस तरह के स्कैंडल्स के बारे में, जिसका जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करता क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अक्सर औकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या एएनपी हो या हत्ता कि एमक्यूएम भी हो, तो उनकी करप्शन का तो तस्करा बार बार होता है। लेकिन जब ये पीटीआई की हुकूमत जब से आई है, इनके मुख्तलिफ स्कैंडल सामने आए हैं, उस पर बात नहीं होती और क्यों नहीं होती ये हम पूछेंगे। जाहिर बात है इस इदारिये में जो कुछ मौजूद है उसके ऊपर भी बातचीत होगी। इसके साथ साथ हम ये भी बात करें कि लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक बहुत बड़ा मंसूबा नया शहर बसाने का दरियाए रावी के किनारे, और आज वजीर आजम साहब उसकी हिमायत में बड़ी वीडियोस बयानात भी जारी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नया शहर बनेगा इस्लामाबाद की तर्ज पर, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी जो लैंड एक्विजिशन है और लोगों से जो ज़रई ज़मीनें छीनने का जो अमल है उसको गैर कानूनी करार दिया है। वहां पे ना सिर्फ ज़रई ज़मीन वहां पे तबाह होगी, बल्कि वहां पर बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग जो वहां के रहने वाले हैं वो भी बेघर हो जाएंगे और लाहौर की मुस्तकबिल की माहौल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस पे माहौलियाती जो एक्टिविस्ट हैं कब से शोर मचा रहे हैं और एक्टिविज्म कर रहे हैं। और आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि दहशत गर्दी के जो बड़े संगीन वाकयात हो रहे हैं बलूचिस्तान में, अभी हालिया एक बहुत ही अंदोनाक वाकया पेश आया। 10 के करीब हमारे सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए। इससे पहले आपने देखा टीटीपी ने पे दर पे वार किए। लाहौर में अनारकली में धमाका हो गया और ये सारी चीजें उस वक्त हो रही हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो आज भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो कौन कर रहा है? अफगानिस्तान की सरजमीन पे अमेरिका तो निकल चुका है, हिंदुस्तान का असर भी नहीं है, तो फिर ये कौन लोग हैं? ये तो तालिबान ही है जो कि पाकिस्तान की हिमायती हैं। वो क्यों वो उस सरजमीन को इस्तेमाल होने दे रहे हैं? हम इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और ये जो नया खदशा बन के उभर रहा है मुल्क की सलामती के हवाले से, उसके ऊपर भी सेठी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। तो सेठी साहब वेलकम। और सबसे पहले तो सेनेट में जो कुछ हुआ, आपने देखा कि उस इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के सेनेटर तला महमूद, मुस्लिम लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, नुसरत सादिक, पीपीपी की डॉक्टर सिकंदर और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सेनेटर शफीक, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर कासिम रांझो और नसीमा एहसान इजलास से गायब रहे। और उसका फायदा गवर्नमेंट को हो गया, बिल पास हो गया। अब वो खुद से रहे या उनको भी कोई फोन कॉल गई या उनका जमीर शायद जाग गया हो कि अब मुल्क की सलामती का मामला है, इसलिए आईएमएफ को खुश करना है। हमें थोड़ा इस पे बताइए क्या साइन ये शो करता है? थैंक यू रजा। सूरत हाल ये है रजा के ये मिनी बजट और ये सेनेट के अंदर स्टेट बैंक की बिल की मंजूरी, ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है और दोनों बिल्स और मजबूरी के तहत, मगर नेशनल इंटरेस्ट में, और इनको पास होना चाहिए।
खान साहब को इस बात का एहसास है कि ये बड़े अनपॉपुलर है मेजर्स जो करने जा रहे हैं, तो वो कतरा रहे थे, मगर नेशनल इंटरेस्ट में ये करना पड़ गया। ऑपोजिशन की सिचुएशन ये है कि एक तरफ तो ऑपोजिशन को एहसास है इस बात का कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये पास हो, दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी एहसास है कि वो नजर नहीं आ सकता कि वो इन बिल्स के साथ है, क्योंकि बिल्स बड़े अनपॉपुलर है। एक में आपकी सॉवरेंटी की बात आ रही है, दूसरे के अंदर महंगाई और बेरोजगारी और बहुत कुछ बढ़ेगा, तो इसको सपोर्ट तो वो कर नहीं सकते। मगर साथ साथ वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर अगर एस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि दोनों चीजें अब पास होनी चाहिए, हमें सख्त जरूरत है पैसों की, तो फिर वहां भी तरीके के साथ ही हैंडल करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है इस सूरत हाल में ये फैसला हुआ था। ये मेरा ख्याल है, मगर लॉजिकली मुझे लगता है ऐसे कि अपोज करेंगे, शोर शराबा डालेंगे, मगर इनको पास होने देंगे, इतना भी नहीं डालेंगे कि ये पास ही ना हो। और इसीलिए मिनी बजट में भी आपने देखा शोर शराबा हुआ, मगर बहुत जल्दी उन्होंने इधर उधर हो गए और वो बहुत जल्दी पास हो गया। और ये भी, अब ये 30 दिन सेनेट लेके बैठ सकता था, मगर कोई कोशिश भी नहीं की गई इसको बैठाने की। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ये नाकाम हो गए ऑपोजिशन वाले। मैं समझता हूँ ये सोची समझी खेल है कि आवाम के दिलों में और जहन में हमें ये नजर आना चाहिए कि हम अपोज कर रहे हैं। मगर जब हकीकत ये है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में है, और आज ये अगर ये ऑपोजिशन भी बैठी होती हुकूमत में और ना इमरान खान साहब बाहर होते, तो शायद बिल्कुल यही रोल होता कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहना था हुकूमत को कि करें, क्योंकि पैसे चाहिए, बैंक्रप्सी नजर आ रही है, हुकूमत ने भी कहना था और कोई चारा नहीं है, करना पड़ेगा, बड़ा अनपॉपुलर सी चीज होगी। और उधर खान साहब ने भी शोर वोट डालना था, मगर फिर खान साहब को ये कहा जाता कि भाई बस इतना ही काफी है, होने दो इसको। और ये, तो मैं समझता हूँ उसकी भी सिचुएशन थी ये दोनों बिल्स के ऊपर। मैं हमेशा पहले दिन से कह रहा था कि दोनों पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शोर होगा थोड़ा थोड़ा बहुत, और उसके बाद दोनों पास हो जाएंगे। आखिरी बात मैं ये कहता चलूं कि इस वक्त आपको पता है कि ऑपोजिशन कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर रही है ना, कभी लॉन्ग मार्च की बात होती है, कभी जलसे जुलूसों की बात होती है, कभी रेजिग्नेशन की बात होती है, कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात होती है, और वो बड़े श्योर हैं कि वो अ, जल्दी इमरान खान साहब की छुट्टी कराएंगे। तो अगर आप उनकी जगह पे होते और आपको ये एहसास होता कि बस अब हम करने वाले हैं कुछ, ए, तो आप यही करते ना कि जब वो कोई अनपॉपुलर चीज इमरान खान करने जाते तो आप उसको अपोज करते, मगर पास होने देते, ताकि उसके असरात जो हैं वो आवाम को पता चले कि ये इमरान खान ने किए। और दूसरी बात ये है कि आपको ये भी होता फिक्र कि अगर हम कामयाब हो जाते हैं, इसकी गवर्नमेंट को उल्टा देते हैं और खुद आ जाते हैं, तो फिर हमें ये करने पड़ेंगे तो फिर हमारी पिटाई हो जाएगी वो आपकी तरफ से। तो बेहतर ये है कि इसको करने दें, और थोड़ा सा एहतजाज वाज करें, शोर वोर डालें, बिकॉज जाहिर है वो तो करना पड़ेगा, मगर इनको पास होने दें। और तो मैं ये समझता हूँ ये है सिचुएशन। ये अगर गिलानी साहब, ये लोग जो वो जिनके आपने नाम लिए ये नहीं आए, ये तो आप देख रहे हैं ना अक्रॉस द बोर्ड ही है। ये नहीं है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी वाले नहीं आए, नून लीग वाले भी नहीं आए, और एक तो अमाइटी भी नहीं आए। अ, तो मेरा ख्याल है कि ये किसी किस्म का विप्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, और सब जो प्लेयर्स हैं इसके अंदर सब जानते हैं गेम क्या है। क्या जी, जी सोलंकी वो साहब। क्या है शेर, रिंद के रिंद रहे, हाँ जी, आपके रिंद के जन्नत की रिंद माँ। रहे वही। तो सेठी साहब फिर ये लेकिन लेकिन देखें, मैं इसमें ज़ाहिर बात है, मैं इस क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट जो है वो बात ठीक है कि आईएमएफ ने मंजूरी देनी है, कर्जा आगे मिलना है, अब पैसे आने हैं, लेकिन फिर ऑपोजिशन की क्रेडिबिलिटी जो है, सियासी पूरा इस अमल की क्रेडिबिलिटी के, ये जाते हैं बिल, इन पे डिबेट कोई नहीं होती, पार्लियामेंट अपना रोल अदा नहीं करती, पार्लियामेंट ठप हो जाती है। चलिए पास भी करने तो कुछ कोई बहस तो हो, कोई बकायदा इसके ऊपर डिस्कशन तो हो, अवाम के नुमाइंदे हैं आखिर। तो ये भी तो एक ये हमारी जमहूरी जो कुव्वतें हैं, उनको ये भी तो सोचना चाहिए कि लोग भी देख रहे हैं, लोग इतने आजकल बेवकूफ तो नहीं रहे। तो ये एक डैमेजिंग चीज तो होती है कि नहीं? डैमेजिंग तो बिल्कुल होती है ये, कि ये जो यू टर्न्स ऑपोजिशन लेती है, वो ऑपोजिशन भी लेती है ना, हुकूमत तो लेती है, ऑपोजिशन भी लेती है। जब एहतजाज का वक्त आता है तो खुश हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि या दिल नहीं है या इशारों पे चल रहे हैं।
या कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये चीजें तो आपकी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऑपोजिशन के जी, ऊपर बहुत सी नुक्ताचीनी हो सकती है। इनका जो किरदार रहा है, आपस में इनकी यूनिटी भी नहीं है। इस बात पे यूनाइटेड है कि इमरान खान को निकालना है, मगर कैसे निकालना है और उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर कोई यूनिटी नहीं है। ये सही है ये बात। तो ये तो ऑपोजिशन की कमजोरी है, और मगर ये आज की नहीं है, तो काफी अर्से की यही कमजोरी है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि कमजोरी इसलिए है क्योंकि इनके मफाद जो है वो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है इमरान खान को निकाले, मगर उसके बाद जो मफाद है वो नहीं मिलते। नून लीग चाहेगी कि पंजाब और सेंटर के अंदर वो जीते, पीपल्स पार्टी चाहेगी एवे तो नहीं हमने पंजाब हाथ से छोड़ देना। और सिंध का क्या होगा, वो कहेंगे भाई हमें सिंध तो मिलना चाहिए। तो ये इस किस्म की, और केपी के ऊपर मौलाना बैठे हुए, और फिर ये लेन देन होती है। और किसी वक्त एक स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर होती है, किसी वक्त दूसरी। तो ये चीजें चलेंगी। और मैं ये समझता हूँ कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये मान तो जाएंगे कि इमरान खान साहब को निकालना है, या कि निकाल लें, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। तो अभी तक जो रुकावटें बनी हुई हैं वो इसी किस्म की रुकावटें बनी हुई हैं कि इन्होंने अभी डिटेल में वर्कआउट नहीं किया कि भाई आगे जाके क्या होगा। ये खान साहब को तो निकालना तो आसान है, इस वक्त अवाम खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। तो आज जहांगीर तरीन साहब को नवाज शरीफ साहब बैठा दें और कहें जी ठीक है, आप 50 लोग हमें दे दें, हम आपको आगे जाके 50 सीटें दे देंगे, मतलब इन थियरी। और वो नून लीग की लोग होंगे, आपकी पार्टी नहीं रहेगी, हम इन लोगों को अकोमोडेट कर लेंगे, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हो सकता है। मगर क्या ये करना चाहेंगे, कब करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे, पीपल्स पार्टी क्या सोचेगी? शायद पीपल्स पार्टी कहेगी हमें भी 5-6 सीटें दे लो, नून लीग कहेगी अच्छा तो फिर सिंध के अंदर हमें भी दें। तो ये चीजें चलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि दीज हैव नॉट येट बीन वर्कड आउट। अब मगर कोशिश होगी इनकी कि इनको वर्कआउट किया जाए, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। खान साहब जो है, अगर वो मार्च तक सरवाइव कर गए, मार्च एंड तक, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और तो फिर उसके चलिए, बाद गेम हाथ से मैं निकल ना जाए। आज मैं आपसे नहीं पूछूंगा वो क्या कर सकते हैं सही। कुछ भी से क्या मतलब है। आज हम बड़े बड़े मौजुआत पे बात करेंगे, और करप्शन भी का। बहुत सारे और भी जी, दुख हैं जमाने में। और भी दुख है जमाने में कुछ कुछ के अलावा। तो जरा ये जो पीटीआई की करप्शन पे आपने एडिटोरियल लिखा है, बड़ा सख्त आपने एडिटोरियल लिखा है सेठी साहब, और देखे ना फसा देंदे हो तो तुसी यहो जी गल्लां लिख के। तो ये नहीं मुझे रजा, मेरी बात नहीं, देखे मेरी बात सुने। आजकल आप देख नहीं रहे कि सारी पीटीआई की तवज्जो नवाज शरीफ से हट के नजम सिटी पे आ गई। हाँ नवाज जी, शरीफ के बारे में तो क्या ही कुछ नहीं रहे वो। अब उनके बेसिकली उन्होंने एक शहबाज शरीफ साहब के पीछे पड़े में, एक मेरे पीछे पड़े में। मेरी हैसियत तो रातों रात स्काई रॉकेट कर गई। मेरे ऊपर मीम्स बन रही हैं, मेरे ऊपर मजे मजे के वीडियोस बन रहे हैं, और कमाल हो गया। सारी तवज्जो मेरी तरफ आ गई है। और ये देखिए ना, आपने नया दौर में मुझे बैठा के क्या मेरा नुकसान करा दिया आपने। मुझे इतनी मेरी शोहरत हो गई है जो पहले नहीं थी। तो मैं तो बड़ा खुश होता हूँ, मैं तो खुद रीट्वीट करना चाहता हूँ कि देखें ये मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। और पता है क्यों? इसकी वजह ये है कि वो वक्त आने वाला है, वो वक्त आने वाला है कि यही मैं इनके गले डालूंगा कि ये देखें ये मेरे बारे में कहते थे, अब मेरा वक्त आ गया, अब मैं ये कहता हूँ, क्योंकि ये बाहर बैठे हैं, उस आज तो सेठी अंदर बैठे हुए ना। हाँ, तो इसलिए तो आप फिर सेठी कहते हैं साहब, कि मैंने सख्ती क्यों करता हूँ? सख्ती क्या, मैं तो हकीकत बताता हूँ। आप मुझे एक बात मुझे कह दें जो मैंने गलत लिखी हो या नहीं हकीकत नहीं ना नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, गलत मैं नहीं, मैं चैलेंज नहीं करूंगा, सेठी फैक्चुअल बात साहब, है। जी, सेठी साहब, बात यह है कि जब वो पीटीआई वाले कहते थे ना कि हम एनएस के खिलाफ हैं, तो मैं नवाज शरीफ समझता था। ना 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 ना, गलत फहमी है आपकी। अब हमें आई पता है एम, कि एनएस से क्या मतलब है। हाँ, मेरे मेरे से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और मैं तो बिल्कुल बहुत प्यार करता हूँ। हम्म, क्या बात है, क्या बात है। आपका तो प्यार सेठी बढ़ साहब आपने, जाएगा। आपका प्यार बढ़ जाएगा जब इमरान सुल्तान नहीं रहेंगे। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है हमारी तो पेशा ये है कि ऑपोजिशन के साथ होते हैं हम। तो खान साहब आज ऑपोजिशन में आ जाएं, तो देखिए मैं सबसे पहले उनके घर पहुंच जाऊंगा इंटरव्यू करने के लिए कि लो जी पै जाओ गवर्नमेंट में, खान साहब पै जाओ, चलो ले, धरने से चलिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं हुकूमत से निकलूंगा तो मैं ज्यादा खतरनाक हो हाँ, तो हम ना साथ होंगे उनके उस खतरे के अंदर। जाऊंगा। और लेकिन देखिए जी,
वो ये भी कह रहे हैं कि जी ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट झूठी है। आपने इसका जिक्र भी किया कि मिनियंस जो हैं वो इसको अटैक कर रहे हैं, और आपने बड़े सारे फैक्ट्स उसमें डाले हैं। इनका चाहे अपना घर हो, ज़मान पाक का वगैरह, शौकत खानम के ऊपर जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो चीज़ें आई हैं। और सवाल ये है कि मुझे आप थोड़ा-सा ये बताइए कि जो मुझे इसमें बहुत इंट्रिगिंग बात लगती है कि हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया जो है वो इसको इतना उस तरह से ट्रीट नहीं करता जैसे वो बाकी पॉलिटिशियंस को करता रहा है। अब शायद बदल रहा है कुछ, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्टिंग पे पहले तो आज़ादी नहीं थी, अब वो है काफ़ी हद तक। तो थोड़ा-सा ये बताइए कि आप क्या ये समझते हैं, क्यों ये खान साहब को इतनी जो है लीवे क्यों मिलता है पीटीआई को और खुसूसन खान साहब को? देखिए, ये मेरा अपना ख्याल है, मेरे पास एविडेंस नहीं है, मगर डेटा नहीं है, मगर मेरा ये ख्याल है कि मिडिल क्लास जो है पाकिस्तान की, अर्बन मिडिल क्लास, अ, वो खा मीडिया में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, सिविल सर्विस में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, मिलिट्री में हो, जुडिशरी में हो, मैं समझता हूँ कि ये जो मिडिल क्लास है हमारी, उसमें एक मेजॉरिटी ने खान साहब को वोट दिया है। और मैं समझता हूँ बिल्कुल दयानतदारी के साथ वोट दिया है। ये नहीं कि जी, एक तो ये कि जी नवाज शरीफ को पसंद नहीं किया जाता, 30 साल हो गए हैं ये लोग शरीफ आते जाते रह रहे हैं, तो वो एक हो जाता है बिल्ट इन अवर्जन। मगर दूसरा ये कि खान साहब एक मॉडर्न, हैंडसम लीडर, और जिस किस्म की वो बातें करते थे, बहुत लोग उनसे मुतासर हुए। और फिर तब्दीली, तब्दीली तो आपको पता है, दुनिया में आप नाम ले लें तब्दीली का तो लोग खड़े हो जाते हैं, हाँ जी तब्दीली तब्दीली, बिकॉज 20-30 साल से वही चीज चल रही है ना, लोग थक जाते हैं। तो मैं समझता हूँ उन्होंने तो अपनी दयानतदारी के साथ वोट दिया कि कुछ अच्छी तब्दीली आएगी। हालात इतने खराब हैं कि इससे ज्यादा क्या खराब हो सकते हैं, इतनी करप्शन, इससे ज्यादा कितनी, इससे करप्शन बढ़ कैसे सकती है। और खान साहब तो बिल्कुल बातें ये करते हैं, तो मतलब इतने यूटर्न तो कोई भी नहीं ले सकता। और ये बिल्कुल एक दफा तो हमने वोट डाल दिया। अच्छा, वो वोट डाल दिया, उसके बाद देखा कि एक यू टर्न, यू टर्न ऑपोजिशन बेचारे की क्या यू टर्न होती थी, खान साहब की यू टर्न तो मदर ऑफ ऑल यू टर्न एंड फादर ऑफ ऑल यू टर्न एंड ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर ऑफ यू टर्न शुरू हो गया। फिर उसके बाद खान साहब के झूठ पर पकड़ने शुरू हो गए, फिर प्रोपेगेंडा और लाइज। तो अब लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है ना, एक साल उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, देखे देखे। दूसरा साल यार हाँ कुछ हुआ है, मगर अभी और चांस है। तीसरा साल ओए यार गड़बड़ हो रही बड़ी, बता के ये थे। चौथा साल में गए यार नहीं, बहुत अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो अब ये सिचुएशन हुई हुई है खान साहब के बारे में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने जो सवाल पूछा वो, उसकी बैकग्राउंड ये थी। खान साहब की कारकर्दगी कोई थोड़ी सी बेहतर होती तो शायद ये हालात, उनके एंटी सेंटिमेंट जो है, एंटी इमरान खान सेंटिमेंट और एंटी पीटीआई सेंटिमेंट ना होता, इस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्टेबल होती। मगर इतना बुरी हुकूमत की है, मेरे ख्याल हुँ। तारीख की सबसे बदतरीन हुकूमत और गवर्नमेंट ये रही है। अब जो भी ये कहे कि जी ये हुआ वो हुआ, लोग नहीं सुनते इस बात को। लोग कहते हैं यार हमारा पेट कट रहा है, और आप ये हमें बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, आप तो ये कहते थे। इसलिए अब सिचुएशन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट भी दूर होना चाहती है इनसे, क्योंकि वो भी बदनाम हो रही है कि आप लाए थे इसको, आपने इसको खड़ा किया। वो भी कहते हैं यार अब इसको आप खुद ही संभालें, हम जा रहे हैं। ऑपोजिशन इसी के ऊपर बेस करती है कि चलो जी अब वक्त आ गया, अब नेट न्यूट्रल हो गई है, हम हमारा वक्त आ रहा है, हम कुछ करें। और तो खान साहब अनफॉर्चुनेटली अब उस सूरत में है, ऊपर से ये बातें करते हैं कि मैंने 90 दिन के अंदर करप्शन खत्म कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है और कहते हैं जी ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान है क्या, ये गिलानी साहब कौन है। अरे भाई, तो वो आपको अब मीडिया दिखा दिखा के थक गया है कि आपने कितनी दफा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नवाज शरीफ के खिलाफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ इस्तेमाल की कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बहुत बड़ा जबरदस्त इदारा है। और एक नहीं, मतलब एक दर्जनों के हिसाब से इनकी इंटरव्यूज हैं जहां इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तारीफ की है, क्योंकि उस वक्त वो आप पावर में नहीं थे, तो जो पावर में थे उनके खिलाफ वो रिपोर्टें आ रही थी। अब जब पावर में है तो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान जो है वो नंबर 2 है। अरे भाई, आपके प्रेसिडेंट अलवी साहब उसके फाउंडर मेंबर है, अभी भी रिकॉर्ड आप देख लें, लोग दिखा रहे हैं आपको। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के फाउंडिंग मेंबर। उसकी जो चेयरपर्सन है वो यास्मीन लारी साहिबा है, जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मोस्ट रिनाउंड, क्रेडिटेबल, रिस्पेक्टेड आर्किटेक्ट एंड सोशल रिफॉर्मर है।
उसकी वाइस चेयरमैन जस्टिस नासरा इकबाल हैं, एक्स जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ लॉ, जिसके साहिबजादे वलीद वलीद इकबाल इकबाल। आपके सेनेटर हैं, जिसको बाय द वे चले अब छोड़े, मैं कुछ कहने वाला था, मेरा ख्याल वो मेरे खिलाफ ही जाएगी बात। तो बात ये है कि ये तो सूरत हाल है। और फिर आप कहते हैं जी कि क्रेडिबल लोगों से नहीं पूछा, वो देखे जी वो लंदन इकोनॉमिस्ट ही है, वो है। अरे भाई फवाद चौधरी साहब, आई मीन जो आप अगर थोड़ी सी वक्त निकाल के वो रिपोर्ट के जो पहला सफा है वही पढ़ लेते, तो आपको पता चलता कि ये टेबल कैसे बनता है, इंडेक्स कैसे बनता है। हमेशा एक ही तरीके से बनता है, हमेशा एक ही सेट ऑफ लोगों के इनपुट्स लिए जाते हैं ताकि कंपेयर किया जा सके, पिछला भी अगले के साथ, और हुकूमतों का एक दूसरे के साथ, और मुल्कों का एक दूसरे के साथ। तो इसमें अब मसला तो कोई नहीं होना चाहिए, मगर अब कैसे माना जाए कि जी करप्शन इतनी बढ़ गई है अंडर इमरान खान, इतनी बढ़ गई है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर 117 पे आपका नंबर था, तो आप 140 पे आप पहुंच गए। मतलब पहले होता था दो ऊपर दो नीचे, दो ऊपर दो नीचे। जरदारी साहब के जमाने में थोड़ी सी ऊपर चली गई थी, नवाज शरीफ के जमाने में बिल्कुल गिरनी शुरू हो गई, और ये सारे अवाम ने देख लिया, माने या ना माने, वो तो अब एक हकीकत है, वो आपके सामने। अच्छा, यहाँ भी लोग ये कहते हैं जी कि ये तो जुडिशरी की करप्शन है, ये पुलिस की करप्शन है, ये हमारी सियासी जमात की तो करप्शन नहीं है। एक्चुअली अब वक्त आ गया है, मेरा ख्याल है कि आपकी सियासी जमात जिस किस्म की करप्शन करती रही है, उसके ऊपर भी पेशन गोई नहीं, क्या निशानदेही होनी चाहिए। और अगर आप कहें तो वो एक एक करके हम आज सारा दिन यही बात करते रहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें निकल रही हैं, जिसके ऊपर आप लोगों ने लिड लगाई हुई है, तो अब बाहर निकलने ही नहीं दे रहे, अब वो निकलनी शुरू हो गई है। और मैंने पहले कहा था जब हवा बदलेगी तो ये सारी चीजें निकलेंगी। अब वो निकलनी शुरू हो गई है, क्योंकि हवा बदल गई है। पहले हवा ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको पकड़ के रखा हुआ था, ये गलती करते थे तो इनको बचा लेते थे। अब एस्टेब्लिशमेंट कहती है माफी दो, और ये अलग हो रहे हैं, हम ना इधर के हैं ना उधर के, हम न्यूट्रल हो रहे हैं। तो अब खान साहब जो है वो अपने आप के लिए प्रोटेक्शन कोई नहीं, अब सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेंगी। अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी ये बातें डिस्कस करेगा, अब हमने भी लिख दिया ये सारा कुछ। तो ये है सिचुएशन। मतलब बिल्कुल। आप तो हमेशा एक आपका एक तनकीदी नुक्ता नज़र था, लेकिन अब तो वो तमाम लोग जो कि इनके साथ कंटेनर पे खड़े थे, वो आज इनके खिलाफ खड़े। Yes, मैं हैरान हो गया हूँ। मैं एक दो वीलॉग्स देख रहा था इनके चहेतों की, जिनके बारे में इन्होंने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर उनकी तारीफें की थी कि ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का बेहतर जर्नलिस्ट है, ये सबसे ज्यादा अच्छा है, ये है वो है। वही आज सबसे सबसे आगे। मैं देख रहा था, मैंने कहा यार मैं देखूं तो सही, क्या मैं बहुत सख्त बात कर रहा हूँ? तो जब मैंने एक दो ये देखे इन लोगों का, ओहो, मैं कहा मैं तो क्या ही कुछ नहीं रहा, जो ये कह रहे हैं, ओहो। तो फिर मैं भी थोड़ा दिलेर हो गया, मैंने कहा लो जी, उन्होंने अपने बंदे या कह रहे थे, फिर असी भी कुछ थोड़ा जा बोलिए। तो ये हाल है। और हम तो पीछे रह गए अब। जी, 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 बिल्कुल। पूरी एक वेव है और वो दिखाई दे रही है, बड़ी क्लियर है। अच्छा, इसमें आपने जो अपने इदारे के एंड में आपने ये भी कहा कि उन्होंने सड़कों के ऊपर जो कहा है कि मैं खतरनाक साबित होऊँगा, आपने उसको भी चैलेंज किया है और आपने कहा है कि वो आ जाए सड़कों के ऊपर तो ज़्यादा लोग उन्हें मॉक ही करेंगे, टॉन्ट करेंगे, ये आपके अल्फाज़ हैं। तो ये खान साहब को क्या आप समझते हैं कि कुछ उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अभी भी डिल्यूज़न है या वो किसी दुनिया में रह रहे हैं कि जी अभी भी बहुत मकबूल हैं? क्योंकि देखिए ना, अभी उन्होंने कल भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी 90 दिन में तो करप्शन खत्म कर दी थी, वाह! कोई बड़ा स्कैंडल हमारी गवर्नमेंट में नहीं आया। ये वाह! अब सोचने की अजीबो-गरीब बात है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें जिसका ज़िक्र हो रहा है। देखिए मैं गिनवा देता हूँ, चीनी का क्राइसिस हो, आटे का क्राइसिस हो, ये एलएनजी की ताख़ीर हो, खाद का आजकल क्राइसिस चल रहा है। पेट्रोल इसके पेट्रोल पेट्रोल के ऊपर वो हो एम्बेज़लमेंट, ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब इसका हम ज़िक्र करेंगे। रिंग मुख्तलिफ रोड तरह के जी, रिंग रोड रिंग रोड बिल्कुल। और नॉट टू विलन मेंशन ट्री सुनामी, मालम हाँ, जबा, मालब हेलीकॉप्टर जब केस, फॉरेन फंडिंग केस, हाँ, लिस्ट और फिर लंबी है। उसको और आज भी उन्होंने तकरीर की और वो कल भी अच्छा उन्होंने कहा जी मदीना में खुशहाली पहले 5 साल में नहीं आई थी, उसमें रूल वाह! ऑफ लॉ कायम हुआ था। मतलब मुझे समझ नहीं आई, ये अजीबो-गरीब वो एक बयानिया बन रहा है जिसको कि वो जो है खान साहब बार-बार
दोहरा भी रहे हैं, उनके सपोर्टर्स उसके ऊपर तालियां भी बजाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से कर लेते हैं इस तरह की बात ये। रजा, आपने सबसे बड़ा जहाँ करप्शन हो रही है वो तो हम लोग भूल ही गए। पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब जो कर रहे हैं, वाह! और यहाँ जो कुछ हो रहा है पंजाब में, आप किसी वक्त जुगनू मोहसिन साहिबा की इंटरव्यू करें, वो आपको बताएंगी, क्योंकि शी इज एन एमपी है, इंडिपेंडेंट एमपी हैं। और अ, और आज भी उन्होंने तकरीर की, और वो कल भी अच्छा उन्होंने कहा जी मदीना में खुशहाली पहले 5 साल में नहीं आई थी, उसमें वाह! रूल ऑफ लॉ कायम हुआ था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, ये अजीबो गरीब वो एक बयानिया बन रहा है जिसको कि वो जो है खान साहब बार बार दोहरा भी रहे हैं, उनके सपोर्टर्स उसके ऊपर तालियां भी बजाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से कर लेते हैं इस तरह की बात ये। रजा, आपने सबसे बड़ा जहाँ करप्शन हो रही है वो तो हम लोग भूल ही गए। पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब जो कर रहे हैं, वाह! और यहाँ जो कुछ हो रहा है पंजाब में, आप किसी वक्त जुगनू मोहसिन साहिबा की इंटरव्यू करें, वो आपको बताएंगी, क्योंकि शी इज एन एमपी है, इंडिपेंडेंट एमपी हैं। और अ, वो बताएंगी आपको कि यहाँ किस तरीके से करप्शन हो रही है, किस पैमाने पे हो रही है, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, बिकॉज वो तो ग्रास रूट्स में है, उन्हें तो सब पता है। और हर रोज सेक्रेटेरिएट के चक्कर लगाती है, वहां उनको सारी खबरें मिलती हैं। मैं तो शुरू भी नहीं कर सकता बताना आपको। और मैं आपको बताऊं दो बातें, ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें जो बदनामी हुई है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की, वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ। खान साहब कहते हैं कि पहले रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होगा, फिर जाके करप्शन दूर होगी और परफॉर्मेंस होगी। यही अभी आप कह रहे थे ना, जी, कि जी। रियासत बिल्कुल। मदीना में पहले रूल ऑफ लॉ। तो आप उधर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये रूल ऑफ लॉ ही तो खराब हो गया, जिसकी वजह से हमें हमें नंबर नेगेटिव में मिले। यही है ना, वो कहते बिल्कुल, हैं कि जी बिल्कुल। रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो आपने 4 साल में रूल ऑफ लॉ नहीं क्रिएट किया, तो आपके बदनामी होगी। खुद आप कहते हैं कि पहले 5 साल रूल ऑफ लॉ बनाना पड़ता है, तो फिर आप सबसे अहम बात जो आप खुद तस्लीम करते हैं, उसमें तो नाकाम हो गए कि आपने रूल ऑफ लॉ नहीं इस्टेब्लिश किया। और मैं आपको बताऊं, रूल ऑफ लॉ हो ही नहीं सकता इस्टेब्लिश, जबकि सबसे बड़ा जो कानून की जो धज्जियां उड़ाई जा रही, खा वो पार्लियामेंट के अंदर हो, खा वो स्पीकर साहब कर रहे हो वहां के, खा इनके सेक्रेटरीज कर रहे हो, खा इनके पुलिस कर रही हो, खा इनके बाकी लोग कर रहे हो, खा इमरान खान साहब खुद कर रहे हो, कबीना कर रही हो, वो सबसे ज्यादा तो रूल ऑफ लॉ को धज्जियां तो ये लोग उड़ा रहे हैं। तो मैं पहले यही कहता था कि जुडिशरी बेचारी पिसी हुई है, और क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी है, तो सोच समझ के जुडिशरी आगे बढ़ती है। मगर मैंने कहा था, जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी, तो जुडिशरी फिर आहिस्ता आहिस्ता खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। और अब आप देख रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कुछ जजेस खड़े हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज उन्हें पता है कि अब कुछ इंसाफ का तकाजा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पहले तो उनके ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर होता था, अब छोड़े हम कैसे होता था वो तो हमें पता है। पॉइंट पर्सन आते थे जाते थे, डायरिया हाथ में होती थी, और वो तो वीडियो मीडिया ने दिखा भी दिया आपको, कौन आते थे कौन जाते थे, कैसे पैगाम आते थे जाते थे। अब वो बंद हो गया। अब जज हजरात जो है, थोड़ा सा उनमें कॉन्फिडेंस आया कि यार चलो, अब हम कुछ करते हैं, इंसाफ देते हैं। पहले तो डर के मारे ब्लैकमेलिंग हो रही थी, एक जज की ब्लैकमेलिंग हुई, फिर उसके बाद नैब चेयरमैन की ब्लैकमेलिंग हुई, किसकी नहीं हुई। हर एक के ऊपर फाइलें थी, और वो दिखाई जाती थी, फिर बेचारे वो लोग सहम जाते थे। तो अब कुछ बिल्कुल। थोड़ी सी हवा जब बदलती है तो फिर ऐसे ही होता है। अभी तो कुछ भी नहीं देखा आपने। मेरा ये कहना था कि खान साहब बहुत गलत फहमी का शिकार है। कहते हैं मैं बाहर आऊंगा तो मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा। एक्चुअली खतरनाक तो उस सूरत में हो कि अगर ये फिर धरने के काबिल हो। मगर हमें पता है कि धरना तो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर हो ही नहीं सकता था, और हुआ भी उनके साथ, और सारी प्रोटेक्शन भी उन्होंने दी, यहाँ तक कि लाहौर के जलसे वलसे भी उन्होंने करवाए थे। तो अब बात यह है कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो डटी हुई थी कि इसको लेके आना है हमने, और नवाज शरीफ साहब को निकालना है। वो कामयाब हो गए जिस तरीके से भी हुए, वो आप सबको जानते हैं, कुछ छुपी हुई बातें तो है नहीं। अब इनके साथ कौन होगा? पहले तो ये था ना कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट इनको धक्का लगा रही थी, तैयार कर रही थी, ऑर्गेनाइज कर रही थी। ये तो सिर्फ खड़े होकर स्पीचेस देते थे, बाकी सारा कुछ तो वो कर रहे हैं। अब वो नहीं होना, अब इनकी पार्टी को करना पड़ेगा, और पार्टी को जूतियां पड़ेगी।
पार्टी तो अभी बाहर शक्ल नहीं दिखा सकती, बाहर जाते हैं तो देखिए क्या गाली पड़ती है इनको। वो तो बेचारे चैनल्स वाले दिखाना शुरू कर दें तो चैनल्स बंद हो जाएंगे। इन्होंने बंद कर देने हैं चैनल्स को, कि अगर वो वॉक्स पॉपुलाई कर ले, जाके लोगों से पूछे, क्योंकि बेचारे पूछते हैं मगर फिर वो पूरा दिखा नहीं सकते। लोग तो इतनी इतनी बड़ी गाली दे रहे हैं। तो अब बात यह है कि खान साहब को या तो इसका एहसास नहीं है, या वो किसी और दुनिया में रहना शुरू कर दिया उन्होंने। शाम के वक्त वो कुछ ही और ही जगह पहुंच जाते हैं और सुबह पता नहीं कहाँ होते हैं। तो इसलिए रजा, ऑनेस्टली, खान साहब बाहर आए ना, मैं कहता हूँ कि इनके जियाले जो है यूथिए, उनमें से आधे यूथिए भी नजर नहीं आएंगे। वो भी पैसे लेके काम कर रहे थे इनके सोशल मीडिया वाले, वो भी चले जाएंगे। और जो इनके डिफेंस वाले और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज और अर्बन मिडिल क्लास वाले, वो बार अब नहीं आएंगे इनके लिए, मैं आपको बता दूं। वो खवातीन आके नाचेंगी नहीं अब धरनों के सामने, सवाल ही पैदा नहीं होता। सबने पहचान लिया और वो शर्मिंदा है। हमारा तो रिपोर्टर्स का, हम तो जर्नलिस्ट का तो काम ही है लोगों से पूछना, और मैं जब पूछता हूँ तो बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं, फिर मैं छोड़ ही देता हूँ। मैंने कहा अब इनको क्या पूछना। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ कि नहीं नहीं कोई गल नहीं, तुसी वोट पाया सी तो तुसी अच्छी नीयत नाल वोट पाया सी। हाँ जी, ਅਸੀਂ अच्छी नीयत नाल वोट पाया, सानू की सी पता कि ये बंदा आया करेगा तेरे लिए। तो मैं कह रहा हूँ चलो गुंजाइश दे दे इनको। तो अब वो नहीं है, ये खान साहब को कुछ नहीं मिलेगा बाहर आए। आके देख लेना, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहती है ना कि जब आप अनपॉपुलर हो जाते हैं तो प्लीज गो बैक टू द पीपल। ये तो आइन का एक स्पिरिट आइन की यही है। व्हेन यू लूज योर कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, और आपके वो एक दो वोटों के ऊपर आप जी रहे हो पार्लियामेंट के अंदर, और वो भी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से वो आपके साथ है, तो फिर आपको छोड़ देनी चाहिए ये हुकूमत। बाहर आ जाए, अपनी पार्टी को सही तरीके से बनाए, सही अपनी गलतियां तस्लीम करें, और एक दफा फिर अवाम के पास जाएं, अवाम को कॉन्फिडेंस में लें। कोई बात नहीं, यू आर अ यंग मैन। आप हो तो गए 70 के, लगते आप 50 के हैं, माशाल्लाह। तो कोई फिक्र की बात नहीं है, आप तो 90 तक जा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, तो आ जाए बाहर, आके रीऑर्गेनाइज करें अपनी पार्टी को, अपने पाँव पे खड़े हों, लोटों को निकाल दें, आइडियोलॉग्स को लेके आए। वही हम कहते थे, मुझे याद है कि मैं इनके लॉयलिस्ट के साथ लड़ता था। मैं कहा ये लोटे ना लेके आना, लोटे ना लेके आना। आगे से मुझे कहते थे फरिश्ते कहाँ से लाए। अब बात ये फरिश्ते हैं, ये लॉयलिस्ट जो थे यही फरिश्ते थे। वजीउद्दीन साहब, नूरानी साहब, अहमद जवाद जावेद साहब, मतलब हाशमी, जावेद जावेद हाशमी, हाशमी, कौन नहीं था, खुर्शीद कसूरी, यही लोग थे ना। एक एक करके ये छोड़ गए कि फौजिया कसूरी, अकबर इस फौजिया बाबर, कसूरी के साथ तो अहमद मेरी जवाद। अच्छी खासी लड़ाई हुई थी। उनको मैं समझा रहा था, उन्होंने मुझे वो उड़ा के रख दिया कि जी नहीं जी ये है वो है। मैं यार ना करो, लोटे मत लो। नहीं हम कहाँ से लोटे नहीं लेंगे, हम लेंगे, हमें कोई फर्क फिक्र नहीं पड़ता, अब हम आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। अब सारे रोते हैं। एक दो ऐसे बेगैरत किस्म के लोग हैं जो कि एक दफा छोड़ भी गए थे, फिर वापस आ गए। अब नाम क्या लेना है उनका, लोग जानते ही हैं। मगर बात यह है कि खान साहब का अब कोई बेस नहीं रहा, एस्टेब्लिशमेंट छोड़ गई है और अवाम नाराज है इससे। और चलिए अब मैं ये समझता हूँ ये है इनका। आइए तो सही बाहर। मैं कहता हूँ कि रजा रूमी, नजम सेठी और मुर्तजा सोलंकी तीनों जाएंगे इनके साथ खड़े होने के लिए। मगर अगर कोई चौथा आना होगा तो हम देखेंगे इधर उधर के चौथा कौन है। अच्छा लेकिन सेठी साहब मैं आपको बता दूं, उनको शायद ये भी पता है कि पाकिस्तान में, देखें वो भी समझदार है, उनको पता है हालात बदलते देर नहीं लगते। दोबारा से उनकी जरूरत पड़ी इस्टेब्लिशमेंट को तो अगली हुकूमत के खिलाफ भी धरना हो जाएगा। उनको भी तो पता ना कि उनकी यूटिलिटी है। तो यही वजह देखिए ना, ये सोची समझी बात है। इट्स अ मल्टी प्रोंग्ड अटैक जैसे कहते हैं ना, वो कहते हैं मगर रजा, तीन। वो पता तो है, मगर आपने देखा कि जो लोग पंगे लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ना भी लें तो एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि यार पंगा लिया हमारे साथ। उनको बाहर ठंड में कितनी देर बैठना पड़ता है। तो अगर खान साहब अगर तो आराम से घर चले जाते हैं सलाम दुआ लेके, और तो फिर तो शायद इनको फिर एक दफा मौका मिल जाए। मगर अगर ये लड़ाई झगड़े करके जाएंगे या निकाले जाएंगे तो रजा, फिर तो ये मेरा ख्याल है ये 80-85 साल के हो जाएंगे बिफोर ही गेट्स अनदर चांस। हाँ, हिस्ट्री तो यही बताती है 10 साल तो कम से कम लगते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अगला, ये जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके ऊपर भी अब लाहौर हाईकोर्ट ने तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग तफसीली फैसला फैसला आ दिया। गया, जी, तफसीली फैसला आ गया। तफसीली भी आ गया फैसला, लेकिन अब गवर्नमेंट अभी भी मुझसे रहे कि जी उन्होंने कुछ हिस्सों को ठीक करने के लिए कहा है। खान साहब ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाएंगे, बल्कि आज आज ही उन्होंने कहा।
जी, दरियाए रावी के सामने खड़े होके उन्होंने एक वीडियो भी बनाई। मैं उसका एक टुकड़ा आपको आपको दिखाता हूँ, ज़रा ये देखिए। और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे बहुत लोगों ने सुबह से कॉल की, और ज़रा ये प्ले कीजिए टुकड़ा, फिर मैं आगे बात करते हैं। ये वीडियो ज़रा देखिए। तो बहुत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज खड़ा हूँ जिधर हमने प्लान किया हुआ है। इस्लामाबाद के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक नया शहर बन रहा है, और इसके ज़रा मैं अपनी कौम को मकसद बता दूँ कि क्यों इसकी ज़रूरत है एक नए शहर की लाहौर के करीब। सबसे पहले इसकी ज़रूरत इसलिए है कि लाहौर अगर जिस तरह फैलता गया तो लाहौर का सबसे बड़ा मसला आना है कि पानी जो जो वाटर टेबल है वो नीचे गिरती जा रही है। दूसरी चीज़ वेस्ट डिस्पोजल, जिस तरह फैलता जाएगा हम वहाँ का जो सॉलिड वेस्ट है, जो गंदगी है, उसको हम सही तरह उठा नहीं सकते। अभी भी बड़े मसले हैं क्योंकि फैलता गया लाहौर। तीसरी चीज़ ये कि जो रावी का दरिया है वो बिल्कुल सुकड़ता जा रहा है और वो बन जाएगा एक सिर्फ सीवरेज का नाला। तकरीबन अगर आप सर्दियों में देखें, अभी थोड़ा पानी आया है, तो वो सारा सीवरेज जाता है और वो फिर सीधा दरियाए सिंध में जाता है और सारा नीचे तक दरियाओं के अंदर पोल्यूशन करता है। फिर अगर ये नहीं बनता शहर तो वैसे ही लाहौर यहाँ पहुँच रहा है। रास्ते में आप देखें घर पहुँचते जा रहे हैं, अनप्लान्ड हाउसिंग सोसाइटी बनती जा रही हैं, प्लानिंग कोई है नहीं, और उनके पास भी कोई सीवरेज का, कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वैसे ही यहाँ पहुँच जाएगा। तो कोशिश ये हो रही है, और मैं अपनी अदालतों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। असल में ये शायद किसी को जी, पता नहीं कौन ब्रीफ माशाल्लाह। करता है कि जी रावी, चूंकि लाहौर की सीवरेज नहीं हो रही, इसलिए रावी को बंद करके वहां पे जमीन एक नया शहर बना दो। कमाल लॉजिक है। मतलब एनीवे, मैं चूंकि आप खुद लाहौर से हैं साइडी साहब, मैं भी लाहौर से हूँ। हम कंसर्न है जो ऑलरेडी लाहौर का हाल हो चुका है स्मॉग की वजह से, और ट्रैफिक जैम्स, व्हीकुलर एमिशंस। ये करने की बजाय इसके कि लाहौर को फिक्स किया जाए, यहाँ पे कोई काबिल चीफ मिनिस्टर, काबिल वजीर, काबिल एडमिनिस्ट्रेशन लगाई जाए। ये नया शहर बना रहे हैं, यानी कि वो तो छोड़ो। आज आपका रजा, कमेंट। बस मोटी बात यह है कि वो जजमेंट बड़ी अच्छी जजमेंट है। बहुत से इश्यूज उन्होंने खड़े किए हैं, उसके जवाब मिलना चाहिए, हुकूमत को देना चाहिए। और जाए सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल मेरा ख्याल है इतना बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है, इसके पीछे सोच तो होगी जो नजर नहीं आ रही हमें। मेरा ख्याल एक तो ये है कि जी ये दिखाया जाए सबको कि भाई हम मैं भी एक एम्पायर बिल्डर हूँ। अगर अयूब खान साहब इस्लामाबाद की बुनियाद रख सकते थे तो मैं भी ये रख रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे के बनाया, उसका नाम लग गया मियांदाद मोटरवे। ठीक, अब खान साहब का क्या है दरख्त, उसमें भी चोरी हो गई है, दरख्तों में भी। तो बात यह है कि कुछ बनाए, शाहजहां सब बनने चाहते हैं, तो ये इसलिए ये बनाया। अब सोचो ये कि रावी के ऊपर ये बना रहे हैं। 70 साल हो गए हैं, आपने रावी जो तबाह हो गया, आपने कोई रेजर्वायर नहीं बनाए ऊपर पानी सेव करने के लिए। आपने इंडिया के साथ कोई मुआहदा नहीं किया ताकि रावी को पानी मिले, एंड सो ऑन। इंडिया भी पानी उस वक्त फेंकता है जब उसको जरूरत नहीं होती, तो फिर फ्लड आ जाता है रावी के अंदर। अदरवाइज सारा साल उसको ड्राई रखता है, बिकॉज ये आपका पानी, आपका दरिया नहीं है, ये दरिया हिंदुस्तान के हक में आया है, तो उनको मिला था ये। तो अब बात यह है कि पानी के बारे में आपने तो किया कुछ नहीं, डैम्स बनाए कोई नहीं अपस्ट्रीम। हमें मतलब बताया जाता है कि हम बना रहे हैं, बनाए हुए कोई नहीं जाते। एक अयूब खान बना गया था मंगला और तरबेला, और वो आज तक सर्व कर रहे हैं हमें, मगर उसके बाद ना बादशाह बना ना कोई और बना, ये छोटे मोटे लगे रहते हैं, वो भी उसके ऊपर भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और चाइनीज आए हुए होते हैं, थ्री गॉर्ज वाले आए हुए होते हैं, मगर बनता बनता कुछ नहीं, पैसे वैसे है कोई नहीं, बैंकरप्सी हुई भी। लाहौर के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये लाहौर का मास्टर प्लान मैं आपको बताऊं, बड़े अच्छे लोगों ने इस पे काम किया हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अगर इम्प्लीमेंटेशन हो और उसमें करप्शन ना हो तो लाहौर इस वक्त तो सिर्फ 10 मिलियन की आबादी है। कराची की आबादी को 20 से ऊपर चली गई है। यहाँ लंदन जैसा शहर
जिसकी आबादी मेरा ख्याल है 20 मिलियन के करीब तो होगी, उन्होंने उसकी आबादी कम कर दी है इस, और उसमें पोल्यूशन खत्म कर दी है और ट्रैफिक कम कर दी है, हर चीज को उन्होंने देख लिया है। और वो 10 साल पहले वहां जितना स्मॉग होता था और ट्रैफिक फ्यूम्स होते थे, आज नहीं है। और बिकॉज दे आर मेकिंग रिच पीपल पे फॉर इट। और जो गोरा है वो दूर होता जा रहा है लंदन से, बिकॉज लंदन इज बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर देम, बट एट द सेम टाइम लंदन इज दुनिया का कैपिटल है एक किस्म का। तो अब बात यह है कि लाहौर जो हैसियत है लाहौर की, जो मास्टर प्लान के अंदर और वर्टिकल गोइंग अप एंड पार्किंग एंड जोनिंग एंड टैक्सेस, ये सब कुछ हो सकता है। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, एक अच्छा कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर लेके आए लाहौर में, और उन्हें मौका दें कि उन्हें कहें जी 5 साल के अंदर अंदर आपने लाहौर को ट्रांसफॉर्म कर देना है, ये स्मॉग वॉक खत्म हो जाएगा, एंड इट कैन बी डन। मगर अगर आप उस्मान बुज़दार को लाएंगे तो फिर इट कांट बी डन, फिर तो उल्टा होगा। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ थे तो उन्होंने बहुत कुछ किया, मगर अगेन वेस्ट का उन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया। अब जब से वो गए हैं लाहौर में वेस्ट जो है पाइलिंग अप, पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग, लॉन्ग ट्रैफिक जैम्स आर इंक्रीजिंग। तो उन्होंने बहुत सी चीजें की, मगर स्टिल अभी भी मैं समझता हूँ बहुत से गलतियां ट्रैफिक प्लानिंग में और जोनिंग में और बिल्डिंग लॉज में हैं, और वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से है। और ऐसे ऐसे प्राइम एग्जांपल्स हैं जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज हैं जहाँ नहीं होने चाहिए रेजिडेंशियल एरियाज, ऑफिसेज हैं जहाँ नहीं होने चाहिए ऑफिसेज, स्टोरीज ऊपर जाने, अगर पहले 8 थी तो फिर अब 10 की हैं, ये व्हाई नॉट 40 और 50, बिकॉज फिर उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, फिर पार्किंग देनी पड़ती है, सब कुछ हो सकता है, मगर करते नहीं है बिकॉज इनकी डेवलपमेंट है ना, डीएचएस बनने हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बननी है, पैसा वहां है। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा वहां पे। और यही यही मसला है कि इसमें जो प्रॉब्लमेटिक बात है वो ये है कि देखिए, इस तरह तो जो बड़े बड़े लैंड डेवलपर्स भी हैं पाकिस्तान के, वो भी इस तरह से इश्तिहार रावी के अपनी साइट पे खड़े होके लोगों को दावत नहीं देते। लोग इस पे बेताज है कि क्या ये एक सूबाई मामला है, क्या वजीर आजम जो है वो 16 मीटिंग्स उन्होंने की हैं इसके ऊपर, और क्या एक वजीर आजम को ये जेब देता है कि वो एक मतलब इसकी लैंड डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ा मंसूबा है, और तो कुछ नहीं है, नाम तो शायद रखा है, वी ऑल नो इट्स अबाउट रियल एस्टेट, तो वो खड़े होकर इसके इश्तिहार लगा रहे हैं। भाई ये काम चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए, वजीर जो है डेवलपमेंट का, जो आपके मुतल्लिका लोग हैं, ये उनका काम है। और वो भी जबकि कोर्ट ने ऑलरेडी इसको गैर आईनी करार दिया, जैसे सीरियस ऑफेंस, मतलब ये कि अगर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से लैंड एक्वायर किया गया है, तो मतलब ये बहुत बड़ा, मैं मगर समझता हूँ। रजा आप देखें ना खान साहब की एटीट्यूड क्या है, अदालत ने स्ट्राइक डाउन किया, उठ के आ गए, ये कब आते हैं पाकिस्तान पंजाब, ये तो मतलब है जब कोई इस किस्म का ड्रामा करना हो, अब आ गए यहाँ खड़े हो गए वहां जाके, डिफाइंस हम्म। डिफाइंस ऑफ द कोर्ट कि मैं करूंगा, करके रहूंगा मैं, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, मतलब ये हाल है इनका। तो क्या इनके ये 20 साल में ये बनाएंगे, ये आ, एक नया शहर बनाएंगे और फिर ये 20 साल रहेंगे, हुक्मरानी करेंगे हमारे ऊपर। हम्म। तो इसलिए मैं समझता हूँ खान साहब पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, सारा वक्त प्रोपेगेंडा और ड्रामा, और है ही कुछ उन्होंने नहीं। उन्होंने बिल्कुल अपने खिताब में ये भी कहा था कि वो अगले 5 साल भी आएंगे वजीर आजम, जी जिसमें जी उन्होंने कहा था ना, मैं सड़कों पे आ जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अगले 5 साल भी हमारी हुकूमत होगी, तो अभी तो हमने रियासत मदीना बनाने का काम स्टार्ट किया है। सो लेट मी जस्ट टेल यू बोथ कि तुसी ज्यादा जो ज्यादा वो जो एक्साइटेड ना हो अभी कि पीछे अभी हट गए। अभी जो आपने वो क्लिप चलाया वजीर आजम का, वो मुल्क के वजीर आजम कम और एक रियल एस्टेट डेवलपर का एक इश्तिहार जो है वो ज्यादा लग रहा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। और लोग, और जाहिर बात है जब हालात आगे मजीद इंफॉर्मेशन आएगी तो ये भी पता लगेगा कि इनके क्या इस पार्टी के और पार्टी के स्टालवर्ड्स के क्या क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट इसके अंदर हैं, क्योंकि जाहिर बात है ये आ, बहुत रजा बड़ा वो तो अंडरटेकिंग है। बहुत बड़ी ये चीजें निकलेंगी आहिस्ता आहिस्ता बाहर, मगर जी, ये चलेगा नहीं, ये बनेगा ही नहीं कभी रावी प्रोजेक्ट, ये आप भूल जाए आप, ये बहुत से लोग याद जी। रखिएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू टेक ऑफ, और इसके ऊपर बहुत से फाइलें जो है वो करप्शन की नजर आनी शुरू हो जाएंगी। मगर आपने देखा ये किस दुनिया में रहते हैं, अब ये क्वीन एलिजाबेथ और जेम्स बॉन्ड की दुनिया में रहने लगे।
वो वो क्वीन जो एलिजाबेथ और जेम्स बॉन्ड। हाँ अब मतलब है कि उससे कम तो बात ही नहीं है। चेयरमैन कब पीसीबी समझते हैं कि वो ही इज जेम्स बॉन्ड, और इमरान खान समझते हैं ही इज रॉयल्टी, ही इज द किंग जी ऑफ बिल्कुल, पाकिस्तान। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल। ये है, अब जी, हम क्या अगर करें मेरे यार, ख्याल में हम। हम गियर्स स्विच करें, एक अहम आप मामला प्लीज़ है। बढ़ें। वो मामला ये है कि सेठी साहब काफी अरसे से हमें बताते रहे हैं कि अफगान तालिबान के आने के बाद हमारे मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि मजीद खराब होंगे। और अब हमारे जो कौमी सलामती के मुशीर हैं मुईद यूसुफ, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है। कौमी असम्बली की जो वजारत उमूर खारजा की जो कमेटी है, उसमें जो उनकी बहुत सारी जो उम्मीदें थी वो अब खत्म हो गई हैं। और वो कह रहे हैं कि जी वो अफगानिस्तान से मुसलसल जो तालिबान और दूसरे जो ग्रोह हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। अभी 25 और 26 की रात को एक हमला हुआ बलूचिस्तान के केच इलाके में, जिसका सोशल मीडिया पे चर्चा था, लेकिन आईएसपीआर खामोश था। बिलाखिर कल रात उन्होंने प्रेस रिलीज में ये बताया कि जी वाकई 10 हमारे एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये क्या बताता है? और पिछले दिनों मुलाकातें भी हुई हैं, आर्मी चीफ भी गए थे, सुना है डीजी आईएसआई भी गए, लेकिन उनकी तस्वीर नहीं थी। तो ये क्या मामला डेवलप हो रहा है? फिर कुछ म्यूजिकल चेयर्स की बातें भी चल रही हैं कि कुछ कैबिनेट में रिशफल भी होने को जा रहा है। सेठी साहब, ये क्या कहानी है? ये कहानी है ऐसे कि आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले हैं, तो जाहिर है कि कोई इम्पोर्टेंट इशू होगा तो जिसके ऊपर डीजी आईएसआई की जरूरत पड़ गई। तो डीजी आईएसआई की जरूरत तो उस वक्त पड़ती है जब कोई बैरूनी मुल्क के साथ कुछ इशू बने, या जिस और स्पेशली जब टेररिज्म की बात हो। तो अब इशू ये बना हुआ है जो कि मुईद यूसुफ ने एक्सेप्ट किया है कि अफगान तालिबान हमारी बात नहीं सुन रहे, और जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं और जो टीटीपी हैं वो हमारे बहुत नुकसान हमें कर रहे हैं। ये जो अभी हाल ही में जिसकी अटैक का आपने जिक्र किया, 12 लोग मारे गए, दिस इज एज सीरियस एन इशू एज द अटैक ऑन द पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल। और ये अगर इसको अभी अब निपटा ना गया तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ जो डिस्कशन हुई, जिसकी कोई आपको ब्रीफिंग नहीं मिली और ना ही उसके बारे में कोई ब्रीफिंग होगी, बिकॉज जो मामला है वो बहुत ही सेंसिटिव है, और मैं सिर्फ इशारा ही करूंगा, इससे ज्यादा मैं आगे बात नहीं करूंगा। बिकॉज अगेन नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कभी कभी हम सब एक ही सफे पे आ जाते हैं जहाँ नेशनल इंटरेस्ट होता है। कभी कभी हम कहते हैं नहीं ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। कभी वो कहते हैं नहीं नहीं ये है वो नहीं है, तो ये आपस में लगे रहते हैं हम। मगर कोई ऐसी बातें होती है जहाँ इत्तेफाक भी होता है। ये इत्तेफाक ये है कि टीटीपी इज अ रियल थ्रेट, और इंसर्जेंसी जो है बलोच की, जो भी उसके रीजंस हैं जो कि बड़े वैलिड रीजंस हैं, वहाँ एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है, डिसअपेरेंसेस हैं, और मजलूमियत है, और बहुत इश्यूज हैं वहाँ, रीजनल इश्यूज और हिस्टोरिकल इश्यूज जिनको एड्रेस नहीं किया गया, और बड़े नाराजगियां हैं वहाँ। उसके बावजूद जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो फॉरेन पावर्स जो है, स्पेशली इंडिया, वो मौका उठाता है और इट टेक्स एडवांटेज ऑफ इट। और लोगों की यहाँ मौकफ ये होता है कि यार हमारे दुश्मन तो हमारे साथ, वो तो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं जो हमारे साथ कर रहे हैं, तो उनके दुश्मन से भी हमने अगर मदद लेनी है तो हम ले लेंगे, हमारा क्या जाता है। तो इस किस्म की, और ये एक दो लोगों ने ओपनली पब्लिकली भी, ये बलोच रेजिस्टेंस वालों ने ये कहा है कि हमें तो अगर शैतान आके भी कहेगा कि हम आपकी इमदाद दे, आपकी मदद करते हैं, तब उससे भी ले लेंगे। तो जी मतलब ये कोई छुपी भी बात नहीं है केस पे। जब ऐसा रवैया हो तो फिर फॉरेन इंटरवेंशन भी होती है और वो भी आ जाते हैं अपने काम करने के लिए। तो अब बात ये है कि अब क्या किया जाए इसके बारे में। ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा। और ऊपर से आपका जो मईशत का हाल है, ये जब तक ये रहेगा तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि दोनों जो है टीटीपी और बलोच इंसर्जेंट्स, ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट को टारगेट कर रहे हैं। और आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, फिर आप देखते हैं ग्वादर में क्या होता रहता है। तो अब ये बहुत अहम है एज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इन चीजों के ऊपर बात हुई है कि क्या किया जाए। अब जो कर रहे हैं उससे ज्यादा क्या किया जाए।
कर तो ये रहे हैं ना, जहां भी होता है चले जाते हैं, करते हैं, कोई ऑपरेशन हो रहे हैं साथ साथ। हर रोज ऑपरेशन हो रहे हैं, हमें आईएसपीआर की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है कि वहाँ एक टारगेटेड ऑपरेशन हुआ, वहाँ 2 बंदे मार दिए, ये हो गया वो हो गया। और हम मीडिया में खबरें आती हैं कि हमारे जवान वहाँ 2 मर गए, ये हो गया, फलाने पोस्ट के ऊपर अटैक हुआ। तो ये चीजें चल रही हैं। मगर मैं समझ रहा हूँ जो जेर बहस है वो काफी संजीदा किस्म की इश्यूज है कि अब टीटीपी को कैसे खत्म करना है, या कैसे न्यूट्रलाइज करना है, या कैसे इरोड करना है, या कैसे डिसरप्ट करना है। इसी तरीके के साथ बलोच इंसर्जेंट्स को कैसे डिसरप्ट करना है, कैसे इरोड करना है, कैसे डिग्रेड करना है, ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं डायलॉग डिबेट के अंदर की आपस में। ये बड़े क्लासिक टर्मिनोलॉजी है। तो वो अब एक तो ये है कि जब वो हमला करते हैं तो उनके पीछा करें आपको, फिर क्रॉस करके उधर चले जाते हैं। तो जैसे अमरीकनों के लिए एक प्रॉब्लम था कि तालिबान उनको अटैक करके पाकिस्तान में आ जाते थे और घुस बैठिए थे और यहाँ पनाह मिल जाती थी, और 20 साल यही होता रहा उनके लिए। उनको जंग कैसे करते वो, अगर वो आते पाकिस्तान में तो हमने शोर डाल देना था। और जब उन्होंने ड्रोन इस्तेमाल करनी शुरू की बॉर्डर लाइन एरियाज में, तो हम शोर डालते थे। सबसे बड़ा शोर इमरान खान साहब डालते थे, ये क्या हो रहा है, हमारी सॉवरेनिटी जा रही है। और ये हमारे इश्यूज रहे अमरीकनों के साथ। और अमेरिका ने आज तक हमें माफ नहीं किया कि आपने लोगों को पनाह दी और हमें अंदर नहीं आने दिया, और जब अंदर आने की कोशिश की आपने हमें रोका। आज आपके साथ बिल्कुल वही हो रहा है। जो अमेरिका और आपका प्रॉब्लम था, अब तालिबान और आपका प्रॉब्लम बन गया, रिवर्स हो गया। तो अब आप वही चीज सोच रहे हैं जो अमेरिका ने उस वक्त सोची थी कि किसी तरीके के साथ इंटरवेंशन की जाए और अग्रेसिव इंटरवेंशन की जाए, कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाए। मगर सर्जिकल स्ट्राइक्स तो दुश्मन के खिलाफ होती है। तालिबान हुकूमत तो आपकी दुश्मन नहीं है, आप तो उनको इनफैक्ट प्रॉप अप कर रहे हैं, आप तो उनके सतून बने हुए हैं, आप तो उनको रिकग्नाइज करना चाहते हैं। तो ये आपका प्रॉब्लम बना हुआ है। एक तरफ वो आपकी बात नहीं सुन रहे, दूसरी तरफ आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तीसरी तरफ वहां लोग बैठे हुए जो आपको अटैक कर रहे हैं। तो डिबेट ही हो रही है कि क्या हमें कोई सिलेक्टिव स्ट्राइक्स करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और कैसे, और उसके क्या नतीजे निकलेंगे। बस इससे ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहूंगा। सही। जी, बिल्कुल। लेकिन सेठी साहब, आप ये भी मुझे बताइए कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी आ गई है, उसका भी खैर आपने हमने उसके ऊपर भी बात की थी। और इस वक्त जो मुल्क को जरूरत है वो ये जरूरत है कि इन तमाम मामलात के ऊपर, जैसे आपने कहा कि टीटीपी और बलोच सेपरेटिस्ट जो हैं दोनों, उनका टारगेट जो है पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, उसका खुशहाली और उनके जो भी ग्रीवेंसेस उन्होंने रखे हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त हमारी इनके ऊपर क्या कौमी पॉलिसी है। जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है उसके ऊपर तो ये साइलेंस है। कभी आती है बात कि जी टीटीपी से डायलॉग हो रहा है, फिर पता लगता है नहीं हो रहा, फिर आता है जी हो जाएगा, नहीं नाकाम हो गया है। बलोच सेपरेटिस्ट के लिए पैकेजेस बनते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, या दोबारा से वो हो जाता है। तो इसके ऊपर एक इत्तेफाक राय से एक नेशनल पॉलिसी भी तो होनी चाहिए ना, कि पाकिस्तान ने अगले 5-10 साल में कहाँ जाना है, और उसके ऊपर उसकी सिक्योरिटी के जो जरूरियात हैं उसको एक कौमी कंसेंसस के साथ इसको तय करना चाहिए कि चाचे आपने उनको मारना है या बातचीत करनी है, या आपने उनको तंग करना है या उनको स्क्वीज करना है। जो भी वो एक बिल्कुल एब्सेंट है इस वक्त, इफ आई एम देखिए, नॉट अगर रॉन्ग। नहीं नहीं बिल्कुल एब्सेंट है, आपकी नजरों में, मेरी नजरों में एब्सेंट है। बट हमें तो उस वक्त पता चलेगा जब ये हमें बताएंगे कि जो डॉक्यूमेंट इन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है उसमें क्या लिखा है। तो इसीलिए ये जो मीटिंग भी जो हुई है ये भी खुफिया थी। इसके भी कंटेंट्स आपको नहीं पता चले कि क्या बात हुई। मैं तो आपको कुछ उड़ती उड़ती चिड़िया की कुछ थोड़ी बहुत इनपुट दे रहा हूँ आपको। और ज्यादा है मेरे पास, मगर मैं शायद देना नहीं चाहूंगा, अगेन फॉर द सेम रीजंस, नेशनल सिक्योरिटी। अब बात यह है कि बहुत संगीन किस्म के इश्यूज हैं। चाइना, अमेरिका, रशिया, ईरान। अब मतलब है कि ईरान में ये बलोच सेपरेटिस्ट जो हैं, ये अफगानिस्तान एंड ईरान, वहां से सेफ हेवन्स हैं, वहां भी ईरान के बॉर्डर लैंड में भी, वहां से, वहाँ कैंप्स हैं, वहां से आते हैं ट्रक्स। अब ये देखे ना, आप क्या कर सकते हैं आप। आपके पास इतनी सिक्योरिटी तो है नहीं कि आप सारा माउंटेन रेंजेस जो है वहाँ खड़े हो जाएं, अपनी फौज सारी वहाँ खड़ी कर दें अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। तो फिर क्या, फिर यही है कि अच्छा,
और वो किया जाए जो कि शायद ईरान वाले भी एक ज़माने में करते रहे। आपको याद होगा कि जंदुल्ला एक फ़ोर्स थी जो कि जिसको अमेरिका सपोर्ट करता था, वो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में ऑपरेट कर रही थी और वो ईरान की हुकूमत के खिलाफ कर रही थी, और वो अपना बलूचिस्तान की बात करती थी, अपने कुर्दों की बात करती थी एंड सो ऑन, बट बेसिकली ग्रेटर बलूचिस्तान ईरानियन साइड पे। तो ईरानियन फोर्सेस ने क्या किया कि उनको दे चेस देम अक्रॉस द बॉर्डर इनटू पाकिस्तान। अब उन्होंने बिल्कुल। और हमने बहुत शोर डाल दिया था, हमने कहा डोंट यू डेयर, अगर कोई इश्यू है हमें बताएं कि हमारे पार्ट्स के अंदर कोई कैंप है या कुछ हम देखेंगे, हम उसको खत्म करते हैं, मगर आप बॉर्डर क्रॉस करके ना आए। कोई मुल्क नहीं एक्सेप्ट करता, मगर ईरानियों ने किया, फिर आपने प्रोटेस्ट किया, अमरीकनों ने करने की कोशिश की, आपने प्रोटेस्ट किया। अब आप भी वही सोच रहे हैं जो वो सोचते थे, और आपके लिए रुकावटें वही हैं जो आपने उन लोगों के लिए क्रिएट की थी। तो इसलिए ये है इशू, वेरी सेंसिटिव। मगर मैं समझता हूँ कि कुछ फैसले होंगे और उसके फिर नतायज होंगे विच कैन बी ट्रिकी, वेरी ट्रिकी। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। सेठी साहब, हमारा वक़्त भी ख़त्म हो गया है। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया और इंशाल्लाह अगले जुम्मे आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू।